अगर कोई शख्स जो है वो एक प्रॉपर्टी में रह रहा है और बाद में वो उस पे गैर कानूनी तौर पे काबिज़ हो जाता है, तो ये कब फ़र्क पता चलेगा कि पहले वो सही रह रहा था और फिर वो कब गैर कानूनी तौर पे काबिज़ हो गया? ये फ़र्क हम कैसे जानें? इसमें सर मैं चाहूँगा कि इसका दो हम इसको तकसीम करके मैं आपको जो है गुजारिश करूँ इसमें। एक जो रहने की बात है, मतलब उसका पहले किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो रह रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं टेनेंट की बात कर रहे हैं, टेनेंट आपके साथ रह रहे हैं, आपके साथ एक लीगल एग्रीमेंट है, टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत वो आपके साथ रजिस्टर्ड और वो आपकी प्रेमिसेस जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपकी कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि वो टेनेंसी के मुताबिक आपका एग्रीमेंट जो है उसकी ब्रीच होती है, आपके एग्रीमेंट के मुताबिक वो नहीं रह रहे हैं। अब ऐसा एक मौका पैदा हो गया कि आपकी जो टेनेंसी है ये ख़त्म हो गई है और अब इसके बाद हम उसको तसव्वुर करेंगे कि वो एक इल्लीगल ऑक्यूपेंट बन गया। आपके पास राइट आ गया कि आप जो है कोर्ट ऑफ लॉ का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, कानून के मुताबिक आप अपना राइट अवेल कर सकते हैं कि आप उनसे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाएं। जी। एक दूसरी सूरत हाल भी है कि जिसमें आपका किसी किस्म को कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी के साथ, कोई एक थर्ड पर्सन है, उसका कोई राइट नहीं है। मतलब इस सूरत के अंदर तो वो पहले जब दाखिल हुए तो वो लीगल राइट के तहत दाखिल हुए, लेकिन अब को वैसे ही थर्ड पर्सन आता है। जैसे हमारे एक बड़ी टर्म बोली जाती है कब्ज़ा माफिया के तौर पे, आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई कीमती प्रॉपर्टी है, कोई भी शख्स उसके अंदर जो है ट्रेस पास करता है और ट्रेस पास करके और वो उसके ऊपर काबिज़ हो जाता है। कोई प्लॉट है, कोई शॉप है, कोई बिल्डिंग, ऑफिस, किसी भी शक्ल के अंदर, तो एक वो काबिज़ की सूरत हाल वो भी है। अब इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जो नीड ऑफ द आर देखते हुए जब लेजिस्लेशन की गई, जो रिसेंट एरा के अंदर लेजिस्लेशन हुई, 2005 में इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का कानून इंट्रोड्यूस करवाया गया और 2009 में रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, क्योंकि इससे पहले होता था कि किराएदार अगर चला गया तो वो काबिज़ हो गया तो तवील अरसे तक अब लिटिगेशन का सामना करते हैं, किराया भी नहीं मिल रहा, आपकी कीमती प्रॉपर्टी भी दाव पे लग गई है, मार्केट में सस्ती बिकती है। तो इन चीज़ों को क्योर करने के लिए, लेजिस्लेशन को बहुत स्पीड अप करने के लिए और उनके जल्दी मसाइल के हल के लिए ये दो कानून जो इंट्रोड्यूस करवाए गए। अगर कोई किराएदार काबिज़ हो जाए और वो अपनी टेनेंसी एग्रीमेंट से बाहर निकल गया तो उसको भी हम गैर कानूनी काबिज़ तस्वर करेंगे। उसमें आपके पास रेंटेड, जो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 है, उसकी सहूलत मौजूद है। या अगर कोई थर्ड पर्सन आता है तो फिर आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत उसमें जा सकते हैं। लोअर कोर्ट्स में जाना पड़ेगा? जी, इसके अंदर जो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है उसके लिए तो स्पेशल रेंट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, सिविल जजेस ही होते हैं, मतलब सिविल कोर्ट्स के इक्विवेलेंट हैं उनको, लेकिन स्पेशल पास दी गई और उनके पास सिर्फ और सिर्फ रेंट से रिलेटेड केसेस ही फिक्स होते हैं, उनकी कॉजेज़ जो चलती है और सिर्फ वो मामला देखते हैं। इसी तरह अगर आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की बात करें तो उसके अंदर जो है वो जो सेशन कोर्ट हैं वो उन्होंने फर्स्ट फॉर्म को स्किप करके इसको सेकंड फॉर्म से ही इसका स्टार्टअप दिया कि आप जो सेशन कोर्ट में इसकी लिटिगेशन ओपन होती है और आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत जो कंप्लेंट है अपनी वो सेशन कोर्ट्स में फ़ाइल करते हैं। तो ये प्रोसेसेस जैसे आप बता रहे हैं बड़ी देर चला करते थे, तो अब ये तकरीबन कितनी देर में वाइंड अप हो जाते हैं? बहुत ताख़ीर का सामना नहीं करना पड़ता। बाकी आप उसको को फ्रेमवर्क जो दिया गया, जो कानून के मुताबिक दिया गया, वो भी एक फ्रेमवर्क जो है कि बहुत स्पीड अप है उसके लिए। जल्द से जल्द उन्होंने करना है 4 माह 6 माह, इस तरह अगरचे कि इस तरह होता नहीं है, उसके बावजूद भी थोड़ा प्रलोंग कर लेते हैं। लेकिन जो पहले एक सुनते थे कि दादा केस करेगा और पोता जो लड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। इसमें लिटिगेशन बहुत प्रलोंग नहीं करती है। मतलब आप अमूमी तौर पे कर लें कि जो वक्त है वो तकरीबन 10% पे रिड्यूस कर गए एक एवरेज लिटिगेशन का। अगर 100 दिन लगते थे तो अब 10 दिन लगने वाली बात आ गई। कब्ज़ा माफिया हो या टेनेंट हो, अगर ये स्टे ले लें तो फिर? इन कोर्ट्स के ऊपर आपका स्टे नहीं है। मतलब एक आम अमूमी है कि कब्ज़ा, आप कहते हैं कि किराएदार जो उसने जाके स्टे ले लिया कि मुझे निकाल नहीं सकते, एक बड़ी गलत परसेप्शन है। लोग उस स्टे के पीछे, उस केस के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर ऑनर है तो आपको चाहिए कि सिंपल आप उसकी हद तक स्टे बेशक कंफर्म कर दें, क्योंकि कानून आपको कहीं ये नहीं कहता कि आपने खुद जाके कब्ज़ा उससे छीनना है। जाना आपने थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ ही है, प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, आपको हक दिया गया, आप अपना वो हक अवेल करें। आप उसको छोड़ दें जो उसने स्टे लिया, आप अपना हक इस्तेमाल करें। आप जाके जो है जैक में पिटीशन फाइल करें जाके अपनी रेंट ट्रिब्यूनल के पास, उसका स्टे उसके फैसले के ऊपर बार नहीं है। इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट है। इसी तरह से इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में भी और रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट में भी इसके अंदर ओवरराइडिंग इफेक्ट है। दूसरी कोई भी कोर्ट इनको इनकी प्रोसीडिंग से रोक नहीं सकती।